चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने से रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का हवाला देते हुए इन दिशा निर्देशों को जारी किया था। इसके लिए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है। हालांकि ये दिशा निर्देश और संरक्षण सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होते हैं। निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने के संबंध में चिंताएं केवल आरोप के आधार पर राज्य द्वारा किसी के घर को ढहाना या ध्वस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विधि के शासन के खिलाफ है। साथ ही यह मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय का अधिकार का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। पूर्व सूचना, तो घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा घर को ढहाने की सूचना दी जानी चाहिए। इस डाक में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, संबंधित उल्लंघनों का विवरण आदि शामिल होना चाहिए। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा। न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और वीडियोग्राफी और उचित रिपोर्ट, तो घर को ढहाने या ध्वस्त करने की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। इसकी वैधता को चुनौती दिए जाने की स्थिति में इसे सबूत के तौर पर पेश करना होगा। वास्तविक विध्वंस की रिपोर्ट भी नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर। तो फ्रांसीसी विधिवेत्ता मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्ति के पृथक्करण का अर्थ है कि सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और इन अंगों की शक्तियों में कोई परस्पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का सख्त पृथक्करण लागू है। हालांकि भारत में ये उतना सख्त नहीं है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है। ठीक है, बात की हमने शक्ति के पृथक्करण के विषय में। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने मानव तस्करी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रज्वला बनाम भारत संघ 2015 मामले में केंद्र सरकार द्वारा मानव तस्करी, विशेष रूप से यौन तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए की गई प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई मुख्य प्रतिबद्धताओं में निम्नलिखित शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। संगठित अपराध जांच एजेंसी की स्थापना करना, मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए एक व्यापक कानून तैयार करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और इस कानून में तस्करी को रोकना, पीड़ितों का बचाव एवं संरक्षण करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था को शामिल किया जाना था। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या थी। तो विधायी निष्क्रियता, मानव तस्करी विधेयक 2018 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था लेकिन बाद में यह समाप्त हो गया। एनआईए अधिनियम 2008 में 2019 में किए गए संशोधनों की सीमाएं, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में 2019 में किए गए संशोधनों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मानव तस्करी के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है। न्यायालय ने कहा कि एनआईए अपराधियों पर मुकदमा चला सकती है लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा पर पुनर्वास या ध्यान नहीं देती है। ठीक है, बात करते हैं भारत में मानव तस्करी की क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 से 2022 तक 10,000 से अधिक मानव तस्करी के मामले सामने आए हैं। मानव तस्करी के तहत सर्वाधिक यौन तस्करी होती है। 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार इसे हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के बाद संगठित अपराध के लिए लाभ का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। बात करते हैं भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदम। तो कानूनी तौर पर बात करें तो अनैतिक दुर्व्यापार यानी रोकथाम अधिनियम ITPA 1956 बनाया गया। संवैधानिक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। अन्य कदम देखते हैं तो गृह मंत्रालय के तहत तस्करी रोधी इकाई कानून प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही में सुधार हेतु राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही भारत ने मानव तस्करी से निपटने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों के साथ समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए UNCTOC अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसम्य प्रोटोकॉल की अभी पुष्टि की गई है। और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में वेश्यावृत्ति के लिए मानव दुर्व्यापार संहिता मानव तस्करी को रोकने हेतु सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात की हमने भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए जो कदम है उनके विषय में बात करते हैं। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लास्ट आइज ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट जारी की गई। तो यह रिपोर्ट इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव द्वारा समन्वित है। इसके विषय में देखते हैं। क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए हिस्से को कहते हैं। इन हिस्सों में महाद्वीपीय बर्फ की चादरें, आइस कैप, ग्लेशियर, बर्फ, पानी में पाए जाने वाले हिम, जमी हुई नदियां व झीलें, परमाफ्रोस्ट आदि शामिल हैं। वर्ष में अधिकांश समय के लिए यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदुकुश, हिमालय आदि।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में इस समय हर घंटे 30 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है। इसके अलावा उत्तरी ग्रीनलैंड में 1978 से अब तक आइस शेल्फ के कुल आयतन का 35% लुप्त हो चुका है। समुद्र जलस्तर में वृद्धि। तो वैश्विक समुद्र जलस्तर में वृद्धि की दर पिछले 30 वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्तमान रुझानों के अनुसार 2050 तक यह बढ़कर 6.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो जाएगी। पिघलते ग्लेशियर। तो वर्तमान में स्लोवेनिया के बाद वेनेजुएला में भी लगभग सभी ग्लेशियर लुप्त हो चुके हैं। क्रायोस्फीयर का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव देखते हैं। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के कमजोर होने और अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट ACC के धीमे होने से वैश्विक महासागरीय परिसंचरण प्रभावित हो रहा है। परमाफ्रोस्ट के पिघलने में वृद्धि से स्थानीय क्षति हो सकती है और इनका वैश्विक पुनः पूर्ति चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है। परमाफ्रोस्ट के पिघलने का अर्थ है परमाफ्रोस्ट के अंदर की बर्फ का पिघलना तथा पीछे पानी और मिट्टी का रह जाना। समुद्री बर्फ की परावर्तक क्षमता कम हो जाती है, इससे दोनों ध्रुवों पर अधिक गर्मी पड़ने लगती है तथा CO2 उत्सर्जन एवं ओजोन परत का क्षरण बढ़ जाता है। हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ से विनाशकारी बाढ़ पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं क्रायोस्फीयर के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2034 तक को क्रायोस्फेरिक साइंस के लिए कार्यवाही के दशक के रूप में मंजूरी दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्रायोस्फीयर के लिए 4 उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाओं को अपनाया है और साथ ही भारत ने ग्लेशियरों सहित हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम शुरू किया है। ठीक है, ये बात की हमने क्रायोस्फीयर के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलों के विषय में। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की। तो RBI की इस रिपोर्ट में नगर निगमों के बजटीय डेटा का विश्लेषण किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में निकायों के लिए अवसरों और चुनौतियों की पहचान भी की गई है। इसके अलावा उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय भी सुझाए गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो कम राजस्व संग्रह। 2023-24 में देश के नगर निगमों का कुल राजस्व संग्रह देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6% था। इसकी तुलना में केंद्र सरकार का राजस्व संग्रह 9.2% और राज्य सरकारों का 14.6% था। केंद्र और संबंधित राज्य से वित्त पोषण पर अधिक निर्भर था। तो नगर निगम केंद्र में संबंधित राज्य से फंड ट्रांसफर पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 2022-23 में केंद्र एवं राज्य सरकारों से इन्हें मिलने वाले अनुदान में क्रमशः 24.9% तथा 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नगर पालिका के उधार में वृद्धि। तो यह 2019 से 20 के 2,886 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 13,364 करोड़ हो गया है। नगर पालिका बॉन्ड, इनका कुल मूल्य 4,204 करोड़ रुपए है। यह मूल्य कॉर्पोरेट बॉन्ड का 0.09% है। अधिकांश नगर पालिका बॉन्ड धारक निजी निवेशक और संस्थाएं हैं। ठीक है, नगर पालिका वित्त की चुनौतियां देखते हैं। तो विकसित देशों के नगर पालिकाओं की तुलना में इनका राजस्व कम है। भारत में नगर पालिका बॉन्ड बाजार परिपक्व नहीं है। आर्थिक स्थिति में बदलाव के साथ इनकी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नगर पालिका वित्त में सुधार हेतु मुख्य सिफारिशें। तो राजस्व के स्रोत को बढ़ाना, GIS मैपिंग के उपयोग द्वारा संपत्ति कर में सुधार किया जाना चाहिए, यूजर्स शुल्क को कम करना चाहिए आदि। राज्य सरकारों से फंड ट्रांसफर। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं को समय पर और निर्धारित फंड ट्रांसफर करने की सिफारिश करनी चाहिए। संसाधनों के उपयोग में दक्षता बढ़ाना, डिजिटलीकरण, शहरी परिवहन में सार्वजनिक निजी भागीदारी, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर दक्षता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही वित्त पोषण के नए तरीकों को खोजना। तो लघु आकार के नगर निगमों को नगर निगम बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड आदि जारी करने की संभावना तलाशनी चाहिए तथा वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा। तो राष्ट्रीय नगर निगम लेखा मैनुअल जैसी प्रणालियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत। तो स्वयं के स्रोत देखते हैं पहले। तो कर राजस्व, संपत्ति कर, जल उपयोग कर आदि। गैर कर राजस्व में यूजर्स शुल्क, विकास शुल्क आदि और अन्य प्राप्तियां हैं पट्टा देने से प्राप्त किराया और अपशिष्ट की बिक्री आदि। अब देखते हैं सौंपे गए राजस्व। तो मनोरंजन कर और व्यावसायिक कर। वैसे मनोरंजन कर GST में शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित मनोरंजन कर को GST से बाहर रखा गया है। ठीक है, देखते हैं सहायता अनुदान। तो केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर हस्तांतरण, स्वच्छ भारत मिशन व अमृत जैसे कार्यक्रमों के तहत अनुदान आदि उधार संबंधित राज्य, केंद्र, बैंक आदि से ऋण ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की 2024 की सूची जारी की। तो
तो भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई की 2024 की डीएसआईबीएस की सूची में बरकरार रखा गया है। तो इसके विषय में देखते हैं। घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों का दर्जा अग्रलिखित आधारों पर दिया जाता है। उनका आकार, उनकी अंतर संबंधितता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान अवसंरचना, आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता। घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती हैं। इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता। यदि घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक सूची का कोई बैंक विफल होता है तो बैंकिंग प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था की आवश्यकता सेवाओं में बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है। अब देखते हैं घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची की घोषणा के प्रावधान। तो यह सूची आरबीआई द्वारा 2014 में जारी डीएसआईबी फ्रेमवर्क पर आधारित है। यह फ्रेमवर्क बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसिल समिति बीसीबीएस के फ्रेमवर्क पर आधारित है। डीएसआईबीएस के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए किसी बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक की परिसंपत्ति होनी चाहिए। बैंकों को उनकी डीएसआईबी की श्रेणी के आधार पर उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों आरडब्ल्यूएस का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 के रूप में रखना होता है। इस आधार पर उन्हें 5 बकेट्स में वर्गीकृत किया जाता है। बकेट 1 श्रेणी के बैंकों को सबसे कम CET1 और बकेट 5 श्रेणी के बैंकों को सबसे अधिक CET1 बनाए रखना होता है। इसी प्रकार यदि किसी विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक GSIB है तो GSIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में अतिरिक्त CET1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होगा। GSIBS की सूची फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB जारी करता है। मुख्य शब्दावलियां देखते हैं इसमें। तो जोखिम भारित परिसंपत्तियां, इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैंकों को अपने ऋण वितरण और अन्य परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम के आधार पर अपने पास निर्धारित न्यूनतम पूंजी सुरक्षित रखनी चाहिए। इसकी गणना बैंक की अलग अलग परिसंपत्तियों के जोखिम स्तर के आधार पर की जाती है। कॉमन इक्विटी टीयर 1, तो ये टीयर 1 पूंजी का एक घटक है। इसमें मुख्य रूप से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए कॉमन स्टॉक शामिल होते हैं। ये उच्चतम गुणवत्ता वाली विनियामक पूंजी होती है। ये वास्तव में किसी बैंक की मूल पूंजी यानी कोर कैपिटल है। किसी नुकसान की स्थिति में इस पूंजी को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। ठीक है, ये हमने मुख्य शब्दावलियां देख ली। अब बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो ज्ञातव्य है कि 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कणों या फोटोनों के व्यवहार को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग से अंततः बीई सांख्यिकी परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ था। इसके विषय में देखते हैं। बीई सांख्यिकी यह वर्णन करती है कि गैर परस्पर क्रियाशील और अविभाज्य कणों का एक समूह थर्मोडायनेमिक संतुलन में उपलब्ध विविध पृथक ऊर्जा अवस्थाओं को किस प्रकार ग्रहण कर सकता है। सरल शब्दों में यह बताता है कि कण स्वयं को उपलब्ध ऊर्जा अवस्थाओं में कैसे वितरित करते हैं। वे कण जो बीई सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करते हैं उन्हें बोसान कहा जाता है। इनका नाम SN बोस के नाम पर रखा गया है। बोसान वे मौलिक कण हैं जिनके स्पिन के पूर्णांक मान 0, 1, 2 आदि होते हैं। उदाहरण के लिए फोटोन, ग्लूऑन आदि। ठीक है, बात करते हैं बीई सांख्यिकी की प्रासंगिकता और महत्व के विषय में। तो 20वीं सदी में पहली क्वांटम क्रांति संभव हुई थी। इससे लेजर, ट्रांजिस्टर, चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और अर्धचालक जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिली थी। दूसरी क्वांटम क्रांति को क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग जैसी प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा परिभाषित किया जाता है। इससे पदार्थ की 5वीं अवस्था अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज संभव हुई। बीईसी पदार्थ की व्यवस्था है जिसका निर्माण तब होता है जब कणों को परम शून्य तापमान बीईसी पदार्थ की व्यवस्था है जिसका निर्माण तब होता है जब कणों को परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के करीब ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये बात की हमने बीई सांख्यिकी की प्रासंगिकता और महत्व के विषय में। अब अपनी बात करते हैं अन्य सुर्खियों के विषय में। पहली न्यूज़ है इसमें डायमोनियम फॉस्फेट। तो हाल ही में हरियाणा और पंजाब के किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ा। इसके विषय में देखते हैं। ये 2 सामान्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फेट और नाइट्रोजन की उच्च मात्रा से बनाया जाता है। ये दोनों पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। यह अत्यधिक घुलनशील है और मृदा में जल्दी घुल जाता है। इसे 1992 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। इस तरह अब DAP उर्वरकों की उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा तय होती है।
केंद्र सरकार राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी करती है और साथ ही राज्य सरकारें इस उर्वरक के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय एवं राज्य के भीतर वितरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं बोरिंग बिलियन के विषय में। तो हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि बोरिंग बिलियन वास्तव में पृथ्वी के इतिहास का सबसे नीरस युग नहीं था। इसके विषय में देखते हैं। काल है पृथ्वी के इतिहास में 1.8 बिलियन से 800 मिलियन वर्ष पहले के युग को बोरिंग बिलियन कहा जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह भूजैविक गतिविधियों के ठहराव का युग था क्योंकि जटिल जीवन के विकास में देरी देखी गई थी। इसकी मुख्य वजह वायुमंडल में ऑक्सीजन का निम्न स्तर था। इस युग की अधिकांश जीवित प्रजातियां सामान्य और एकल कोशिकीय थी। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम थी। इसका महत्व देखते हैं। तो ये जीव कम ऑक्सीजन और ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों को झेलने, बिना पोषण के लंबी अवधि तक जीवित रहने, जलवायु, वायुमंडलीय और टेक्टोनिक स्थिरता में रहने जैसी विशेषताओं को दर्शाते थे। ठीक है, बात की हमने बोरिंग बिलियन के विषय में। अब बात करते हैं उमंग के विषय में। तो हाल ही में उमंग ऐप ने अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी सेवाओं से 70 मिलियन उपयोगकर्ताओं को लाभ हुआ है। उमंग के विषय में देखते हैं। उमंग से आशय यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। यह सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों की अखिल भारतीय स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और इन सेवाओं में पासपोर्ट सेवाएं, पेंशन सेवाएं, मौसम पूर्वानुमान आदि शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं सुर्खियों में रही अभ्यास की गरुड़ शक्ति। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। उद्देश्य है इसका आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त सैन्य अभियान चलाने हेतु दोनों पक्षों की सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाना। पूर्वी प्रहार। तो यह भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित अधिक गहन त्रिसेवा अभ्यास है। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एकीकृत संयुक्त अभियान चलाने में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना है। अब बात करते हैं जल नियम 2024 के विषय में। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। इसके विषय में देखते हैं। तो हाल ही में जल अधिनियम में संशोधन के द्वारा कई उल्लंघनों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। इसके बदले जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इन्हीं संशोधनों को देखते हुए नए नियम जारी किए गए हैं। ये नियम केंद्र सरकार को उल्लंघनों की पहचान करने और दंड निर्धारित करने के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की भी अनुमति देते हैं। महत्व की बात करें तो ये नियम न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करेंगे और ये वित्तीय दंड के माध्यम से नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, बात करते हैं मीलवर्म लार्वा के विषय में। तो हाल ही में केन्या में मीलवर्म लार्वा की खोज की गई। इनके विषय में देखते हैं। यह प्लास्टिक खाने वाला कीट है तथा इसकी आंत में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लास्टिक के विघटन में मदद करते हैं। यह लार्वा अधिकतर कुक्कुट पालन फार्मों में पाया जाता है। ये फार्म गर्म होते हैं और इन जीवों को निरंतर भोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। ये पहली अफ्रीकी मूल की ऐसी कीट प्रजाति है जिसमें प्लास्टिक को नष्ट करने की क्षमता है। हालांकि अफ्रीका के बाहर भी पाई जा सकती है। देखते हैं पॉलीस्टायरीन के विषय में। तो ये आमतौर पर भोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक उत्पादों आदि के लिए पैकेजिंग में इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री है। पॉलीस्टायरीन से बने उत्पाद काफी मजबूत होते हैं। इसके कारण इसे रासायनिक एवं तापीय प्रोसेस के पारंपरिक तरीकों से पुनः चक्रित करना कठिन या महंगा होता है। साथ ही इस विधि से प्लास्टिक के निपटान से प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, बात की हमने मील वर्म के विषय में। अब बात करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के लिए दिशा निर्देश। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देखते हैं कौन से प्रमुख दिशा निर्देश हैं। तो स्पष्ट रूप से कोचिंग सेंटरों को झूठे दावे करने, गुणवत्ता के बारे में भ्रामक प्रस्तुतिकरण करने तथा झूठी तत्कालिकता उत्पन्न करने से रोकता है। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के विषय में देखते हैं। तो इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुसूचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य पहल के विषय में। तो पारंपरिक ज्ञान के संचार एवं प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य पहल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसके विषय में देखते हैं। ये CSIR NISCPR द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करना, परंपराओं की वैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा देना और उनके वैज्ञानिक मूल्य में विश्वास पैदा करना है। इसका महत्व देखते हैं। वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान को 17 भाषाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करती है और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से
अंतःविषयक अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान की तत्काल मान्यता को सुविधाजनक बनाती है। ठीक है, ये बात की हमने स्वास्थ्य पहल के विषय में। अब बात करते हैं, सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा फिलीपींस, राजधानी है इसकी मनीला। तो भारत और फिलीपींस ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक लोगो का अनावरण किया। भौगोलिक सीमाएं देखते हैं इसकी, तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक द्वीप समूह है। इसके चारों तरफ फैले जल निकाय, तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में सेलेबस सागर, दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर तथा पश्चिम व उत्तर में दक्षिण चीन सागर स्थित है। बाशी चैनल इसके उत्तर में स्थित है। अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो 3 प्रमुख द्वीप समूह है। ये 3 द्वीप समूह में विभाजित है। लूजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है और विसायास और मिंडानाओ। प्रमुख ज्वालामुखी है माउंट पिनाटुबो आदि। सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एपो और प्रमुख नदियां हैं कागायन, मिंडानाओ आदि। ठीक है, ये बात की हमने फिलीपींस के विषय में। तो ये था हमारी आज की मुख्य खबरें। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।